प्रिय मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्यतः इस परीक्षा के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, यूपीएसआई के 2020 की परीक्षा के उद्देश्य से यह वीडियो बन रहा है। साथ में अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चूँकि इसमें हम हर एक टॉपिक को टच करने वाले हैं जो टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि पहले हम लोग बुक को रीड कर रहे हैं, परीक्षा वाणी की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। फिर उसके बाद हम लोग इसका वीडियो करेंगे और लास्ट में इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। तीनों प्रोसेस में आप समझ सकते हैं कि आप संविधान के मास्टर बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति जो 10 मई को हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने एक चाल चली। चाल ये थी कि उसके पहले जो उनको ये लग रहा था 1853 का जो उनका एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, तो उसके बाद 1857 की क्रांति होगी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि कहीं उनकी सरकार डगमगा ना जाए, इसलिए उन्होंने क्या काम किया, एक नया प्रावधान भेजा जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम। और भारत सरकार अधिनियम उस समय आपका क्या होता है, जारी हो जाता है, जिसका सन होता है 1858। तो एक प्रश्न तो यहीं से पूछा जाता है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप कहेंगे 1858 में। कभी कभी दिन तारीख भी दे देता तो आगे सब कुछ मिलेगा। लॉर्ड पमस्टन ने 12 फरवरी 1858 ईस्वी को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पमस्टन, उन्होंने ये प्रस्तुत किया। किंतु कतिपय कारणों से पमस्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई जिसकी वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ गया। अब क्या हुआ, जब वो त्यागपत्र दे दिए तो पद रिक्त हो गया उनके प्रधानमंत्री का। इसके तत्पश्चात वहाँ के जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कहाँ के? तो ब्रिटेन के। उनके काल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। कह रहा कि इसके बाद क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया जो वहाँ की महारानी थी, उनके हस्ताक्षर के साथ एक जो विधेयक था, वो विधेयक 2 अगस्त 1858 को क्या होता है, पारित हो जाता है। यह भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। क्या कहलाया? भारत शासन अधिनियम 1858। यह विधेयक जो पारित होता है 2 अगस्त को, यह भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाता है। इसका उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना पुनरावृत्ति यानी दोबारा से फिर ना हो, इसे रोकने के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था में स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। यानी इसका उद्देश्य एक था, ब्रिटिश की हित बनी रहे, यानी भारत का कोई हित नहीं था, ब्रिटिश के हित के परिप्रेक्ष्य में इसका काम करना था। लेकिन जब उसे प्रस्तुत किया जाता है ना, तो भारतीयों को लगा कि भारत के हित में हो रहा है। तो उसी तरह से भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधानों की प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला है क्या है, इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया। यानी एक चाल ले चली गई कि भारत का जो शासन था वो कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया, यानी ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसके अधीन भारत को कर दिया गया। यह कार्य महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जो कि महारानी विक्टोरिया द्वारा एक राजकीय घोषणा की गई, जिसमें एक किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया गया, यानी सुनाया गया या बताया गया। यानी जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा यह कहा गया कि भारत के जो शासन है वो कंपनी के हाथों से छीन लिया गया है, अब उसे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया, ब्रिटिश सरकार के हाथों में है। यह बात किसने उद्घोषित की थी? महारानी विक्टोरिया ने, जिसे इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस बात को बताया गया। निदेशक मंडल, दूसरा प्रावधान क्या किया गया, निदेशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल जो दो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, को समाप्त कर दिया गया। उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दी गई। यानी जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, इनके नियंत्रण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इनके समस्त अधिकार, जो इनके अधिकार क्षेत्र थे, उसे भारत सचिव के हाथों में दे दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया गया। भारत सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। जो भारत का वो होता था, सचिव होता था, वो क्या होता था, ब्रिटिश मंडल का एक सदस्य होता था। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा यानी भारत परिषद की स्थापना की गई। जो भारत के सचिव थे, इनके लिए क्या किया गया, 15 लोगों की
टीम बनाई। अब अकेले तो इतना काम देख नहीं सकते थे, तो इनकी 15 लोगों की टीम बनी और जिनका नाम क्या दिया गया, भारत परिषद दिया गया। ठीक है, स्थापना की गई। इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन को, यानी जो उसमें से 15 में से 8 सदस्य थे उनकी नियुक्ति का अधिकार किससे दिया गया, ब्रिटेन के क्राउन को दिया गया। और 7 सदस्यों का चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया। परंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक था कि 15 में से कम से कम 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कार्य, कह रहे हैं कि 15 सदस्य जो चुने गए भारत परिषद के लिए, उसमें से 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कार्य कर चुके हों। एक सेकेंड, ठीक, कर चुके हों अथवा अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका। कह रहा है या तो 10 वर्ष का कार्य कर चुके हों या तो उनकी नियुक्ति के समय उनके भारत छोड़े 10 वर्ष से अधिक का समय ना हुआ। यानी अगर वो भारत से जा चुके हों तो उनको 10 वर्ष पूरे ना हुए हों भारत के जाने के बाद, तो वो कार्य कर सकते थे, यानी 9 सदस्य में वो शामिल हो सकते थे। शासन के इस भाग को भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित करके गृह सरकार नाम दिया गया। कह रहा है भारत सचिव और भारत परिषद, जो भारत सचिव होता था और उसकी एक परिषद होती थी, इसको मिला करके इसका नाम रखा गया गृह सरकार। इसका नाम क्या रखा गया था, होम गवर्नमेंट। भारत सचिव और उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। इस परिषद का कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परस्पर सहायता देना था। भारत सचिव अपने परिषद के सदस्यों से नहीं हटा सकता था। भारत सचिव अपने सदस्यों को नहीं हटा सकता था। उन्हें पदच्युत करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को था। यानी अगर भारत सचिव किसी को चाहे कि उसे उसके पद से हटा देते, यही अधिकार उसके पास नहीं था। अगर उन्हें उनके पद से हटाना है तो एक काम कौन कर सकता था, ब्रिटिश संसद कर सकती थी। भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। कह रहा भारत सचिव जो था वो भारत परिषद का अध्यक्ष होना था उसका। परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इसमें भारत मंत्री सामान्य मत देने के अधिकार थे। जो मंत्र परिषद था, भारत मंत्र परिषद था, वह समान मत देने का अधिकार था। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर समान मत देने की दशा में उसे एक अतिरिक्त मत निर्णायक देने का भी अधिकार था। भारत सचिव का गवर्नर जनरल यानी वायसराय के आवश्यक व गुप्त पत्र अपने परिषद को बिना बताए भेजने या प्राप्त करने का अधिकार था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था तथा अखिल भारतीय सेवाओं, यानी जो अब IAS होता है, उस समय अखिल भारतीय सेवा थी, तो अखिल भारतीय सेवा अभी भी इसको कहा जाता है कि विषय में भारत सचिव तथा भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। अन्य सभी विषयों पर वह अपनी राय को ठुकरा सकता था। इसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यता प्रस्तुत करनी पड़ती थी। भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय को भारत सचिव की आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायसराय भी कहा जाने लगा। कह रहा है भारत सरकार, भारतीय गवर्नर जनरल जो होते थे, जिन्हें वायसराय कहा जाता था, को भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। गवर्नर जनरल भारत के ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण इसे वायसराय भी कहा गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट के सपरिषद भारत सचिव तथा भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के मध्य विभाजित कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य, कह रहा गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधिक सदस्य थे तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। ये पॉइंट आपको याद रखनी। गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी। 1861 में ही सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 व भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया।
देखिए ये पॉइंट भी आपकी महत्वपूर्ण है। 1861 में ही सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया, यानी बजट भारत में कब प्रस्तुत किया जाता है? जेम्स विल्सन द्वारा भारत में प्रथम बार बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 व भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में क्या होता है? संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। आपसे पूछा जाएगा संवैधानिक विकास कब शुरू किया गया, तो आप कहेंगे 1861 में। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति क्या कहते हैं? सहयोग की नीति कहते हैं। पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन या उदार निरंकुशता की नीति कहते हैं। ठीक है, की संज्ञा से अभिहित किया जाता है या किया गया, क्योंकि इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। कह रहा 1861 के द्वारा भारतीयों को पहली बार शासन में भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया, यानी भारतीय भी भागीदार हो सकते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से अधोलिखित व्यवस्थाएं की गई थी यथा जो कि नीचे दी गई हैं। जैसे गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। कह रहा जो गवर्नर जनरल था उसे नए प्रांतों के निर्माण करने का, नए प्रांत के गवर्नर तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। उसे किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार दिया गया। अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेक्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा कब कार्यकारिणी के सदस्यों को 4 से बढ़ा के 5 किया गया, तो आप कहेंगे 1861 में। और ये जो 5वां सदस्य था ये क्या होता था? विधिवेक्ता के रूप में जाना जाता था। अब जानते हैं आपके एसर्शन और रीजन का प्रश्न आता है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, जो केंद्रीय सरकार थी इसको क्या चाहिए था? सार्वजनिक ऋण चाहिए था, वित्त चाहिए था, मुद्रा चाहिए था, डाक एवं तार, धर्म और स्वायत्ताधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्रदान किया गया। भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्र के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों एवं वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को वृद्ध करने का अधिकार दे दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल था उसे अपने में 6 से 12 सदस्यों को वृद्ध करने का अधिकार दिया गया जो मनोनीत थे। ये सदस्य उसे कानून निर्माण में सहायता करने के लिए थे। इनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था और इनका कार्यकाल 2 वर्ष था। इन सदस्यों की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार न था। गवर्नर जनरल को इनकी राय को ठुकराने का पूर्ण अधिकार था। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा के कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में कह रहा है कि इस अधिनियम में क्या किया गया कि सुविधा दी गई जिससे वह नियम बना सकते थे। और इस नियम का लाभ उठाने के लिए वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली, आपसे पूछा जाएगा कि विभागीय प्रणाली किसने शुरू की, तो पोर्टफोलियो सिस्टम इसे कहते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था, शुरुआत किया। और ये देखिए IAS में पूछा गया प्रश्न है, पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले किसने शुरू किया? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया गया था। क्लियर। कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ होती है। अब आपसे पूछा जाएगा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, तो आप कहेंगे 1861 में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा और ब्रिटिश हितों के लिए परिषद में बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ये देखिए प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है कि गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में, अगर कभी ऐसी संकटकालीन कोई दशा आ जाती है जब उसके परिषद के लोग, विधान परिषद के लोग वहाँ पे अनुपस्थित हों,
अगर नहीं है, अनुमत नहीं देने के अधिकार हैं, यानी वहाँ पर नहीं है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और वह अध्यादेश जारी कर सकता है, यह बात आपको 1861 के अधिनियम में दिया गया था। इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। मद्रास और बम्बई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ध्यातव्य है कि प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैधता को प्राप्त होता था। बाद में इस एक्ट के अधीन बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और पंजाब में 1862, 1886, 1897 में विधान परिषदों की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से 1861 ईस्वी का अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया, क्योंकि प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। साथ ही इसके द्वारा मुंबई और मद्रास प्रांतों के विधि निर्माण करने की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषद स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। अतः इस अधिनियम के केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत होती है। केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती। कब होती है? 1861 के प्रावधान में। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1857 में हुई राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ किया। देखिए 1857 में क्रांति हुई, उस समय भारत के असफल होने का सबसे बड़ा जो रोल था, वो रोल ये था, भारतीयों में जो थी राष्ट्रीयता की भावना बहुत कम थी। जो बड़ी वर्ग थे या जो उच्च वर्ग थे, वो किसी बात पे विवाद नहीं चाहते थे, वो अपना बिजनेस करके अपने पालन पोषण में ही लगे हुए थे। तो राष्ट्रीयता की भावना कम होना जो था, एक प्रकार से भारत के लिए दिक्कत का कारण था वो 1857 में। लेकिन फिर क्या हुआ, जब शिक्षा आई, शिक्षा से लोगों ने समझा कि अंग्रेज हमको गुलाम बना के रखे हैं, तो 1857 के बाद या शिक्षा के प्रसार के बाद क्या होता है, 1892 में देखते हैं क्या होता है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 1885 ईस्वी में क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। तथा एलवर्ड बिल विवाद के पश्चात भारतीयों और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो आप A.O. ह्यूम ने किया था। क्लियर, किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक, तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे, अब आप उसका आंसर हमको बताएंगे, कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। के पश्चात भारतीयों के प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफ़ी जोर पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया। इसके प्रमुख उपबंध अधोलिखित हैं। जो उपबंध दिए गए थे वो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त नामजद सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। प्रांतों में भी व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। मुंबई और मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20, बंगाल में अधिकतम 20 और उत्तर पश्चिमी प्रांत में यह संख्या 15 निश्चित की गई। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। देखिए यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम का एक प्रमुख विशेषता है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस निर्वाचन अधिनियम की क्या है, एक प्रमुख विशेषता है। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। उन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। आपसे प्रश्न हजारों बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, एसआई सब में। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे कि परिषद के अधिकारों के में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, कई बार पूछी गई है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। इस प्रकार 1892 ईस्वी का कानून 1861 ईस्वी के कानून से अधिक प्रगतिशील था। यद्यपि उस समय तक केंद्र और प्रांतों में सरकारी बहुमत रखा गया था, तथापि व्यवस्थापिका सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। सदस्यों के अधिकारों में भी कुछ वृद्धि हुई थी और सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी।
सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, परंतु उक्त सुधार भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट ना कर सका। कह रहा है ये सभी सुधार तो हुए, लेकिन भारतीयों में जो एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो गई थी, जो राष्ट्रीयता का एक कीड़ा काट लिया था, वह इन सब चीज़ों के मिलने के बावजूद भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 और 1919, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे परीक्षा दृष्टि भी कहा जाता है। इस बुक में इसका नाम रखा गया परीक्षा दृष्टि। तो चलिए देखते हैं, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो आप बताएंगे भारत में कंपनी शासन का अंत 1858 के अधिनियम द्वारा किया गया। मैंने बताया ना कि इसमें क्या हुआ कि क्राउन दे दिया गया, किसे, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया भारत को। आगे, भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई। तो आप बताएंगे भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय परिषद में, ठीक, जिसमें 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए थे जो 10 वर्ष भारत में काम किए हों या भारत से जा चुके हों, तो उनके जाने के बाद 10 वर्ष उनका पूरा ना हुआ हो। भारत परिषद के सदस्य 15 की नियुक्ति कौन करता था। तो 8 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, ये सम्राट द्वारा होता था, तथा 7 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। तो आप कहेंगे 1858 में डायरेक्ट ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में हम लोग आ गए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो आप कहेंगे 1858 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो आप कहेंगे भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कब किया गया, 1858 में। और भारत में शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप बताएंगे इसे किस अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, कब कहा गया अपने अधिकारों का। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। और उसके बाद भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई। तो 1861 के अधिनियम द्वारा। और भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव कब पड़ी। तो आप जानते हैं विकेंद्रीकरण की नींव कब पड़ी, 1861 के अधिनियम में। और फिर भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत मिलती है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी। और उसके बाद भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है। तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो 1892 के अधिनियम द्वारा किया जाता है। और किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी। तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव 1892 के अधिनियम के द्वारा पड़ी। और पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था। तो 1909 में। हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, पूरा इसके बारे में समझेंगे। लॉर्ड मार्लेमेंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर। फूट डालो और राज करो की नीति के पोषक कौन थे। भारत परिषद अधिनियम 1909। और किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। तो 1809 के अधिनियम में। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था। तो आप आंसर देंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से आज का सेगमेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखते रहें, जहाँ भी रहें मस्त रहें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।